एपिसोड 134 ब्लैक आइस क्रेजी लान। शुरुआती कीमत 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं और कीमत में प्रत्येक वृद्धि 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। मेजबान की नज़र में जुवाना बिन मैड लान का मूल्य लगभग किन्हुओं के समान है, जो वास्तव में असहाय है। आजकल कुलीन वर्ग जितना अधिक अमीर होता जा रहा है, उतना ही कम वे अपना काम ठीक से कर पाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे धीरे धीरे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि राजवंश हमेशा बदलते रहते हैं। आखिरकार ग्रीनहाउस में फूल बहुत क्रूर अनुभवों से नहीं गुजर सकते। कौन मेरे साथ 5.1 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के लिए लड़ने की हिम्मत करता है? ब्लैक आइस क्रेजी लान की नीलामी अभी शुरू ही हुई थी कि यान पेंग अचानक खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। उनकी दहाड़ सुनकर बोली लगाने की तैयारी कर रहे कई लोगों को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। यह आदमी सचमुच मुझे धोखा देना चाहता है। लिंग जियो का जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। न केवल इस यान पेंग का चरित्र बेहद निम्न स्तर का था, बल्कि वह उसके लिए परेशानी भी पैदा करता रहता था। चाहे वह कोई भी हो, वह शायद इस आदमी के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। युवा मास्टर यान, यह अच्छा नहीं है, किसी ने भौहें सिकुड़ी। ये वीआईपी क्षेत्र से कोई व्यक्ति है। हालांकि जैसे ही उस आदमी ने बोलना समाप्त किया, उसे चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ा, जो यान पेंग के अधीनस्थ द्वारा मारा गया था। वह आदमी सचमुच ताकतवर और डरावना है। लिंग जियो ये सब उदासीनता से देख रहा था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यान पेंग एक हाथ से आकाश को नाप सकता है। आखिरकार यान पेंग दापेंग कबीले का एक छोटा सा रईस है। निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जो उससे डरते नहीं हैं। यान पेंग को उम्मीद थी कि लिंग जियाओ के चेहरे पर गुस्सा और अनिच्छा दिखेगी, लेकिन वह निराश हो गया। लिंग जियाओ की शांति उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी। नाटक करो, बस नाटक करते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक नाटक करते रह सकते हो। यान पेंग ने मन ही मन गुस्से से कहा, मैं 5.2 मिलियन का भुगतान करूंगा मिस्टर यान। मुझे ये ब्लैक आइस क्रेजी लान भी पसंद है। अंततः वीआईपी क्षेत्र में किसी ने पुनः बोली लगाई। इस आदमी को देखकर यान पेंग अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का एक कुलीन था, और वह भी दिव्य फीनिक्स अकादमी में मार्शल आर्ट का अध्ययन कर रहा था। ये पता चला है कि वह निंग फैन कबीले से एक निंगलिंग है। क्या आप मुझे कुछ सम्मान दे सकते हैं? अगर आप आज मुझे यान पेंग का कुछ सम्मान दे सकते हैं, तो मैं भविष्य में आपका आभारी रहूंगा। जब यान पेंग ने इस व्यक्ति को देखा, तो वह बहुत क्रूर होने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वास्तव में मिंगलिंग को ब्लैक आइस क्रेजी लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। 10 महान फीनिक्स में से एक के रूप में अंडरवर्ल्ड का फीनिक्स अतीत में युवराज रहा होगा। उसे कीमत क्यों पूछनी चाहिए? इसका कारण उसका चेहरा है। वह दूसरों को ये सोचने नहीं दे सकता कि वह यान पेंग से डरता है। लेकिन चूंकि यान पेंग का रवैया बहुत अच्छा है, इसलिए उसे लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद फीनिक्स। यान पेंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह इतना आवेगशील था कि वह नीलामी घर में छिपे हुए बाघ ड्रैगन के बारे में भूल गया। मैंने लगभग एक बड़े शख्स को नाराज कर दिया था, लेकिन फिर कोई भी उससे पैसा नहीं कमाएगा, है ना? यान पेंग ने राहत की सांस ली और कहा, 5 लाख 3 लाख, ये चीज मेरी है। हाँ, मिस्टर यान बहुत जोर से बोलते हैं। मुझे ये चीज बहुत पसंद है। मैं इसके लिए 10 मिलियन कम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर चुकाऊंगा। जब यान पेंग ने सोचा कि वह आखिरकार इस ब्लैक आइस क्रेजी लान को कम कीमत पर खरीद सकता है, तो एक आवाज गूंजी जिसमें थोड़ी सी उपहासात्मक हंसी भी थी। कौन है जो मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? यान पेंग पागल हो रहा था। अगर मिंग लिंग उसे सम्मान नहीं देता तो कोई बात नहीं। आखिरकार वह मिंग फैंगजी है, जो शीर्ष 10 फीनिक्स शिष्यों में से एक है। लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वीआईपी टेबल पर उससे ज्यादा ताकतवर और उससे बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला कोई नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात की यह आवाज नीचे से आई थी। मुझे नहीं पता कि यह अछूत था जिसने उससे लड़ने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा था। वह सचमुच उस आदमी को अभी ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। क्या मिस्टर यान मुझसे निपटने की योजना बना रहे हैं? एक ठंडी लेकिन सुखद आवाज एक निश्चित दिशा से आई। लिंग जियाओ ने अपना सिर नीचे किया और उस ओर देखा। जब उसे वह व्यक्ति मिला,
तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और कड़वाहट से मुस्कुराया। ये व्यक्ति लाल रंग की पोशाक पहने हुए था और बहुत सुंदर था। हालांकि वह कोई शीर्ष दर्जे की महिला नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। वह कोई और नहीं बल्कि फैंग यानरान था। लिंग जियो ने फैंग यानरान को अभ्यास पर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन फैंग यानरान चिंतित थी, इसलिए वह नागरिक क्षेत्र में घुस गई और किसी भी समय जवाब देने के लिए तैयार थी। अब उसने देखा कि यान पेंग बेशर्मी से कीमत कम करने की कोशिश कर रहा है और वह ब्लैक आइस क्रेजी लान में भी दिलचस्पी रखती थी, इसलिए उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने फैंग की ज्ञान से कुछ आध्यात्मिक पत्थर उधार लिए थे और लिंग जियाओ से कुछ पुरस्कार प्राप्त किए थे। उसके आसपास कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 15 मिलियन तक पहुंच गए थे, इसलिए उसे अभी भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए। यह आप है। ये देखकर कि यह फैंग यानरान था, यान पेंग कुछ हतोत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हर कोई जानता है कि राजकुमार फैंग यनशान फैंग यानरान की बहुत रक्षा करता है। यान पेंग की शक्ति छोटी नहीं है, लेकिन उस राजकुमार की तुलना में वह वास्तव में आकाश और पृथ्वी पर है। क्या मिस्टर यान मुझे इसके लिए लड़ने की अनुमति नहीं देते? फैंग यानरान ने उपहास किया। जरूर। यान पेंग जानता था कि फैंग यानरान उसे सम्मान देने के लिए प्रतियोगिता नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर कोई जानता था कि फैंग यानरान किंगेत्सु अकादमी में शामिल होने के लिए शाही परिवार के बीच एक दुर्लभ शिष्य थी और लिंग जियो के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा व्यक्ति उसकी बात कैसे सुन सकता है और यान पेंग को कैसे मुंह दिखा सकता है? लेकिन मिस यानरान, मैं इस ब्लैक आइस क्रेजी लान के लिए बोली लगाना चाहता हूँ, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अमीर है। यान पेंग ने अपने दांत पीस लिए। वह मूल रूप से लिंग जियाओ को धोखा देकर ब्लैक आइस क्रेजी लॉयन को कम कीमत पर खरीदना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कीमत कम करने की संभावना नहीं है और एकमात्र तरीका फैंग यानरान के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं। फैंग यानरान मुस्कुराया और वीआईपी सीट पर कूद गया। बेशक वह ये भी जानती थी कि वीआईपी क्षेत्र में आधी कीमत पर भोजन मिलता है। अपनी स्थिति को देखते हुए वह निसंदेह योग्य है। 10 लाख 1 लाख। आखिरकार यान पेंग अभी भी बहुत अधिक भुगतान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह कटौती करता रहा और अधिक जोड़ता रहा। मिस्टर यान, आप बहुत कंजूस हैं, एक बार में इतना कम डाल रहे हैं। मैं आपको 20 मिलियन कम ग्रेट स्पिरिट स्टोन दूंगा, क्योंकि यह 50% छूट है। फैंग यानरान निश्चित रूप से डरती नहीं है कि वह इतने सारे आत्मा पत्थर नहीं निकाल सकती। फैंग यानरान का सामना करते हुए यान पेंग चीजों को हथियाने के लिए बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए यदि वह चाहे तो केवल बोली लगाना जारी रख सकता है। एक क्षण की चुप्पी के बाद दांत पीसते हुए यान पेंग चिल्लाया, 2 लाख 1 लाख। ठीक है, ये चीजें आपकी हैं। क्या? यान पेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका मन थोड़ा उलझन में था। आखिर कैसे फैंग यानरान, जो अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहे थे, ने वास्तव में अब बोली लगाना छोड़ दिया। तुम मजाक कर रहे हो? काफी देर बाद अंततः उसे होश आया। फैंग यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर यान, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पास वास्तव में इतने कम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन नहीं है। अफसोस, ऐसा कोई तरीका नहीं है। मिस्टर यान, आपके जितना अमीर कौन हो सकता है? एक ब्लैक आइस लान की कीमत केवल 6 या 7 मिलियन कम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर है, लेकिन आपने वास्तव में 20 मिलियन से अधिक की पेशकश की है। मैं आश्वस्त हूँ, वास्तव में आश्वस्त हूँ। हा 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 हा। नीलामी हॉल में बेकाबू हंसी गूंज उठी। शायद इसलिए क्योंकि इस समय नीलामी हॉल में बहुत शांति थी, इसलिए आवाज इतनी तेज और कर्कश लग रही थी। यान पेंग ने लिंग जियाओ को देखा जो अभी भी हंस रहा था। वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर घृणा से कांप रहा था। तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे करोगे? मैं आप पर हंसने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? आप मूर्ख हैं और आप अभी भी कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। भले ही यानरान ब्लैक आइस क्रेजी लॉयन जैसी अच्छी चीज के लिए बोली न लगाए, क्या वास्तव में आपके साथ बोली लगाने वाला कोई नहीं होगा? दापेंग कबीले के युवा मास्टर, आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लिंग जियाओ यान पेंग के प्रति अधिकाधिक घृणा करने लगा। ये व्यक्ति इतना आत्मधर्मी है, मानो पूरे शाही शहर में उनके दापेंग कबीले के अलावा कोई और नहीं है। उसे यह नहीं मालूम था कि शाही शहर में ऐसे कई लोग थे जो रईसों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ये लोग ताकत में कमजोर नहीं हैं, इनमें राज परिवार के सामने झुकने का साहस और आत्मविश्वास है। बात बस इतनी है कि सामान की कीमत 20 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जो थोड़ी ज्यादा है।
उन्हें लगता है कि यह सार्थक नहीं है, इसलिए वे अब बोली नहीं लगाते। यानरान, चलो चलें। यान पेंग को शर्मिंदा भाव से छोड़ते हुए लिंग जियो ने फैंग यानरान का अभिवादन किया और दोनों मंच के पीछे लौट गए। लिंग जियाओ ने किन हुओं को खरीदने के लिए 6 मिलियन से ज्यादा कम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान किया और फिर भी उसने मुनाफा कमाया। उसने शुरू में सोचा था कि उसे स्वर्गीय आत्मा की गोली का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसने इस बार इसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या इस व्यक्ति पर लगी मुहर खोली जा सकती है? लिंग जियो ने बूढ़े आदमी बाई को देखा जो उसके द्वारा पीटे जाने के बाद भी लंगड़ा रहा था और पूछा, मास्टर क्यूई लिंग, ऐसा नहीं है कि हम इसे हल नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में सील अनलॉक होने के बाद उसकी ताकत के साथ मुझे डर है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि नीलामी घर में आपके साथ कुछ होता है तो हम इसे किंगेत्सु कॉलेज को नहीं समझा सकते हैं। बूढ़े बाई ने उत्तर दिया, हाँ, क्या तुम जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो? लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी, बात करना बंद कर दिया और फैंग यानरान और किन्हुओं के साथ नीलामी घर छोड़ दिया। इस समय किन्हु अभी भी सील के नियंत्रण में था, इसलिए वह एक मजबूत साधारण व्यक्ति से अलग नहीं था। थोड़ा मजबूत योद्धा उसे वश में कर सकता था। हालांकि किन्हुओं को लिंग जियो पर बहुत भरोसा नहीं था। इस समय वह केवल लिंग जियो का अनुसरण करके नीलामी घर से बाहर निकल सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जब वे दरवाजे से बाहर चले गए, यान पेंग अचानक ओल्ड मैन बाई के पीछे दिखाई दिया, उसके कंधे को थपथपाया और कहा, मिस्टर बाई, अच्छा किया, अन्यथा अगर किन्हुओं ने सील तोड़ दी तो मेरे लोग उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। युवा मास्टर यान इनाम का हकदार है। लिंग जियो ने वास्तव में मुझ पर हमला करने का साहस किया। मैं उसे अभी मरते हुए देखना चाहता हूँ। बूढ़ा बाई भयंकर रूप से मुस्कुराया। हाँ, चिंता मत करो, तुम जल्द ही उस बच्चे का जीवित नमूना देखोगे। यान पेंग बहुत जोर से हंसा। किंगेत्सु कॉलेज के रास्ते में आसपास बहुत कम लोग थे। लिंग जियो अचानक रुक गया और किन्हुओं की हथकड़ी और बेड़ियां खोल दी। फिर उसने कहा, जनरल किन, अब मैं आपकी मुहर खोलूंगा, विरोध मत करना। किन्हुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर आश्चर्य के भाव दिखाए और बार बार सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि लिंग जियाओ की बातें सच थी या नहीं, लेकिन जब तक आशा की एक किरण है, वह हार नहीं मानेगा। यानरान, कृपया कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें। सील हटाने में कुछ समय लग सकता है। लिंग जियो ने फैंग यानरान की ओर देखा और कहा, तुम वापस आने तक इंतजार क्यों नहीं करते? फैंग यानरान ने किन्हुओं की ओर देखा और यह स्पष्ट था कि वह किन्हुओं के साथ सहज नहीं थी। किन्हुओं की ताकत के साथ उन दोनों से निपटना बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें लगता है कि यान पेंग मुझे जाने देगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, मैं उसे एक आश्चर्य दूंगा। इसके बाद उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए स्टोरेज रिंग से कुछ सामग्री निकाली और फिर सील खोलने की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। गठन विधि के बारे में लिंग जियाओ की उपलब्धियां उसकी अपनी कीमिया से बदतर नहीं हैं। हालांकि किन्होटियन की युआन पावर को सील करने वाला गठन शक्तिशाली है, ये प्राचीन गठन से बहुत दूर है, इसलिए इसे केवल साधारण माना जा सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरी तरह से राहत पाने में केवल 1/4 घंटा लगेगा। अब मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस 15 मिनट में कोई परेशानी नहीं होगी। आखिरकार मुहर हटाने की प्रक्रिया में आत्मा शक्ति और त्यानयुवान शक्ति के दोहरे प्रभाव की आवश्यकता होती है। एक बार प्रभावित होने पर यह बहुत खतरनाक है, लेकिन 1/4 घंटा तो फिर भी बहुत लंबा समय है। लगभग 10 मिनट पर खतरा आ गया। ये हत्यारा है। यान पेंग के बगल में हत्यारा। वह स्वर्ग और मानव क्षेत्र की 10 दिशाओं में साधना आधार वाले योद्धा भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यान पेंग ने दिव्य फीनिक्स नीलामी घर को किन्हुओं की मुहर खोलने से रोक दिया। हालांकि यह हत्यारा शक्तिशाली था, किन्हुओं उसके योग्य थी। रुकना! फैंग यानरान ने हत्यारे का रास्ता रोक दिया। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हत्यारे ने भौहें सिकुड़ी। वह फैंग यानरान की पहचान भी जानता था, लेकिन उसने वास्तव में आसानी से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह भविष्य में शाही शहर में घूमने में सक्षम नहीं होगा। यान पेंग ने तुम्हें जितना पैसा दिया है, मैं उसे दोगुना कर सकती हूँ। फैंग यानरान जानती थी कि वह अपनी पहचान और स्थिति से इस व्यक्ति को डराने में सक्षम नहीं हो सकती, इसलिए उसने पैसे के साथ रिश्वत का सहारा लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा? हत्यारे ने उपहास किया और बकवास करना बंद कर दिया। वह ये भी देख सकता था कि फैंग यानरान समय के लिए टालमटोल कर रहा था। अचानक वह एक प्रतिरूप में बदल गया।
तभी फैंग यानरान जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे की क्रूर होने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फैंग यानरान को बेहोश करने में कोई समस्या नहीं थी। मरना। फैंग यानरान की देखभाल करने के बाद हत्यारे के शेष लक्ष्य लिंगजियो और किन्हुओ हैं। जब तक वह इन दो लोगों को मार देता है, वह यानपेंग से बड़ी रकम प्राप्त कर सकता है और वह स्वतंत्र रूप से रह सकता है और जो चाहे पा सकता है। महत्वपूर्ण क्षण में किन्हुओ के पीछे जिंगटियन मार्शल स्पिरिट फिर से प्रकट हुआ और वह उच्च लड़ाई की भावना के साथ हत्यारे की ओर बढ़ा। मार्शल स्पिरिट की मदद से हत्यारे को अस्थायी रूप से रोकने की कोशिश कर रहा था। छोटी छोटी तरकीबें हत्यारे ने उपहास किया और उसके पीछे एक मार्शल आत्मा भी प्रकट हुई। यह एक खून की छाया थी जो बहुत स्पष्ट दिख रही थी और ये बताना मुश्किल था कि यह क्या थी। हालांकि उस चीज के प्रकट होने के बाद हत्यारे की सांस अचानक बढ़ गई और उसी समय एक मजबूत इच्छाशक्ति किन्हुओं की लड़ाई की भावना से टकरा गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों की इच्छाएं एक ही समय में लुप्त हो गईं। हत्यारे ने एक गंभीर मुस्कान दिखाए और तेज ब्लेड ने शून्य को भेदते हुए लिंगजियो के गले पर वार किया। हालांकि उस समय उसका चेहरा अचानक बदल गया। तभी आकाश में एक बड़ी आंख प्रकट हुई जो उसे घूर रही थी। वह भयानक इच्छाशक्ति किन्हुओं से कहीं अधिक मजबूत थी। ये कैसे संभव है? हत्यारे को पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और आध्यात्मिक समुद्र में लहरें उफान पर थीं और अस्त व्यस्त थीं। वह चाल भी नहीं चल पा रहा था जो वह करने वाला था। आत्मिक शक्ति मार्शल आर्ट को नियंत्रित करने की कुंजी है और आंतरिक शक्ति मार्शल आर्ट की शक्ति की कुंजी है। उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता। उसने पाया कि उसने वास्तव में लिंग जियाओ को कमा का था। ये युवक उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। अवशिष्ट ट्रक तकनीक। हत्यारे ने अचानक चिल्लाते हुए अपने मुंह से खून की धार निकाली और उसकी मूल रूप से भ्रमित आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। इस आत्म विकृति विधि से उसने लिंग जियाओ की दुनिया की आंख को तोड़ दिया। तुम्हें मरना ही होगा। लिंगजियो द्वारा रची गई साजिश के कारण हत्यारे को लगा कि लिंगजियो को मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। ऐसा न केवल यानपेंग के आदेश के कारण था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे खुद एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। अवशिष्ट रक्त मार। फिर से खून छिड़कते हुए हत्यारे के हाथों में दो खंजर खून से लाल हो गए और भयानक चालें चली गईं, जिससे लिंगजियो की मौत हो गई। बहुत तेज, बहुत शक्तिशाली चालें भी बहुत मुश्किल हैं। हत्यारा लिंगजियो को कोई मौका नहीं दे सकता था। वह लिंगजियाओ को एक ही झटके में मार डालना चाहता था। हालांकि वह समय भूल गया, या उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंगजियो शुरू से ही किन्हुओं की मुहर खोल सकता है। अगले ही क्षण उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक बड़ी मुट्ठी प्रकट हुई। ये किन्हुओ था। वह मुक्का एक बहुत बड़े हथौड़े की तरह था। जब तक वह प्रतिक्रिया करता और उसे रोकना चाहता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया और कई पेड़ों को तोड़ने के बाद रुका। दौड़ना। हत्यारे को संकोच करने की हिम्मत नहीं हुई। किन्हुओं के गुप्त हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अगर वह वहीं रुका रहा तो मरने का केवल एक ही रास्ता था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह भागना चाहेगा तो किन्हुओ उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने भागने का विचार किया था तो उसके दिल में एक छेद था। ऐसा लगा जैसे किसी चीज से छेद कर दिया गया हो। ठंड में हत्या का भयानक इरादा था। छाया शंकु। लिंगजियो धीरे से खड़ा हुआ और हत्यारे को ठंडी आंखों से देखा। वह नहीं चाहता था कि इतना खतरनाक आदमी भाग जाए, अन्यथा यह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता। तो इस व्यक्ति को मरना ही होगा। हत्यारे को अपनी मृत्यु के क्षण तक यह एहसास नहीं हुआ कि उसने शुरू से ही गलत निर्णय लिया था। सबसे बड़ा खतरा वास्तव में किन्हुओ नहीं, बल्कि लिंगजियो है, जिसके पास ज्यादा साधना नहीं है। ये बच्चा न केवल अत्यंत चालाक है, बल्कि अत्यंत क्रूर भी है। जनरल किन, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? लिंगजियो ने किन्हुओ को देखा और पूछा। किन्हुओ ने आह भरते हुए कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन नीलामी घर में अभी भी मेरे कुछ भाई हैं जो बाहर नहीं आए हैं। मुझे उन्हें बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। जहां तक भविष्य की बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस समय किन्हुओ का लिंगजियो पर भरोसा बहुत बढ़ गया। क्योंकि लिंगजियो उसकी मुहर हटाने में सक्षम था, यह अकेले ही उसे उसकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था। मैं तुम्हारे भाइयों के लिए कोई रास्ता निकालूंगा। वैसे मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम लिंगजियो है। लिंगजियो जानता था कि ऐसे जिद्दी व्यक्ति को कुछ करने के लिए मजबूर करना असंभव था। आखिरकार लिंगजियो के पास अब उस तरह की ताकत नहीं थी।
इसलिए उसने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि बस वही करने की कोशिश की जो वह कर सकता था। एक बार जब इस तरह का व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, तो वह जीवन भर आप पर भरोसा करेगा और हमेशा आपके प्रति वफादार रहेगा। लिंग जियाओ। किन्हुओ को अचानक कुछ ख्याल आया, क्या आप चुने हुए बेटे लिंग जियो हो सकते हैं? हाँ, लिंग जियाओ ने इससे इनकार नहीं किया। ये सुनकर किन्हुओ ने जमीन पर घुटने टेके और सिर झुकाते हुए कहा, मैं चुने हुए बेटे को देखने के लिए यहाँ हूँ। अगर यह आप हैं, तो मैं आपका अनुसरण करने को तैयार हूँ। किन्हुओ की वफादारी का सामना करते हुए लिंग जियो ने तुरंत अपनी राय व्यक्त नहीं की, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत विश्वासघात से है, इसलिए आपके पास अभी भी पछताने का मौका है। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं, तो आप जीवन भर मेरे प्रति वफादार रहेंगे। एक बार जब आप मुझे धोखा देंगे, तो मैं आपको मारने के लिए सब कुछ करूंगा। इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह से परिचित करा सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम अपना कौशल दिखा सको। किन्हुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पवित्र शहर के बारे में सुना है। चुने हुए बेटे ने अपनी ताकत से पवित्र राजवंश के शेष योद्धाओं को बचाया। उस समय से मैंने निर्धारित किया है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो वास्तव में मानव राजवंश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। एक राजा, बिल्कुल उस समय के मानव राजा की तरह। इसके अलावा मैं किन्हुओ कृतघ्न व्यक्ति नहीं हूँ। अगर मैं आज चुना हुआ बच्चे नहीं होता, तो मैं किन्हुओ शायद अपने भाई की तरह ही दूसरों द्वारा तंग किया जाता। ठीक है, चूंकि तुम्हारा ऐसा विचार है, तो मेरे साथ रहो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे विश्वासघात से नफरत है। चूंकि तुमने मेरा अनुसरण करना चुना है, इसलिए कोई अन्य विचार मत रखो। लिंग जियो आगे बढ़ा, किन्हुओ को उठने में मदद की और कहा, जनरल किन, उठो। मैं अस्थायी रूप से किंगित्सु कॉलेज में रहूंगा। आप पहले मेरे साथ वहां रह सकते हैं। जब आपके भाइयों के बारे में खबर मिलेगी, तो मैं उन्हें बचाने का कोई रास्ता खोजूंगा। मूल रूप से लिंग जियो ने आज उन लोगों को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह उन्हें नहीं देख पाया। नीलामी के अंत में उसने केवल किन्हुओ को देखा और बाकी लोगों का ठिकाना अज्ञात था। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। किन्हुओ ने अपने हाथ झुकाए। इस क्षण से उसका जीवन लिंग जियाओ का है। वह ये भी दांव लगाना चाहता है कि क्या लिंग जियाओ मनुष्यों के बीच एक असली ड्रैगन है या ड्रैगन होने का दिखावा करने वाला एक छोटा सा कीड़ा है। लेकिन उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, चाहे लिंग जियो ड्रैगन हो या बग, वह मृत्यु तक वफादार रहेगा। यदि वह ड्रैगन है, तो यह उसका भाग्य है। यदि वह कीड़ा है, तो वह अपने दुर्भाग्य के लिए केवल उसे ही दोषी ठहरा सकता है। यानरान को अपने साथ ले लो, चलो। हत्यारे से निपटने के बाद लिंग जियाओ अभी भी थोड़ा चिंतित था। यान पेंग शायद उससे बहुत नफरत करता था और स्वर्ग क्षेत्र में 10 दिशाओं के स्वर्ग के एक साधारण हत्यारे पर अपनी उम्मीदें नहीं टिकाता था। एक बैकअप योजना अवश्य होनी चाहिए। हाँ, किन्हुओ ने फैंग यानरान को अपनी पीठ पर उठा लिया और दूर तक लिंग जियो का पीछा किया। वे अभी कुछ देर के लिए ही वहां से निकले थे कि उस स्थान पर एक आकृति प्रकट हुई जहां युद्ध हुआ था। हत्यारे का शव देखना। आकृति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीलामी घर का युवा मालिक सही था। ये लिंग जियो वास्तव में सरल नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने किन्हुओ की मुहर खोल दी है, अन्यथा यह व्यक्ति मर नहीं जाता। शरीर की उपेक्षा करते हुए वह आकृति लिंग जियाओ की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि इस समय सड़क पर बहुत कम लोग थे, फिर भी योद्धा वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, तो वे सड़क के किनारे छिप गए और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हे भगवान, एक गुफा क्षेत्र के योद्धा, आप क्या कर रहे हैं? वे डर के मारे अपनी लार निगलने लगे। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में भी अभी भी मुट्ठी भर गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं। पूरे महाद्वीप पर 300 से 400 गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा होना अच्छा माना जाएगा। ये संख्या त्यानलोग महाद्वीप की तुलना में बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी है। उस व्यक्ति ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस उनके पदचिह्नों का अनुसरण करता रहा। हालांकि कुछ क्षण बाद ये रुक गया। बाहर आओ, छिपना बेकार है। आकृति ने जंगल में एक दिशा में ठंडे भाव से देखा और चिल्लाया, मुझे कार्रवाई करने मत दो, अन्यथा मैं फैंग यानरान को भी मार डालूंगा। झाड़ियों में लिंग जियाओ असहाय महसूस कर रहा था। यदि वह अकेला होता, तो वह स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति की ट्रैकिंग से बच सकता था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके बगल में फैंग यानरान था जो उसकी वजह से बेहोश हो गया था। वह फैंग यानरान को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। अचानक झाड़ियों से एक काली छाया उभरी और वह किन्हुओ निकली।
उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में एक भाला आ गया। भाला उसकी ओर इशारा करता है और उसकी ऊर्जा फूट पड़ती है। तुम्हें वास्तव में सील से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन ये बेकार था। डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा ने ठंडी सांस ली और बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए उसने दोनों हथेलियों से भाले का सामना किया। उसने वास्तव में भाले को हवा में ही रोक दिया और फिर उसकी ऊर्जा विस्फोटित हो गई, जिससे किन्हुओ दूर जा गिरी। फ्लाइंग जनरल का नाम वाकई प्रभावशाली है। आपकी युद्ध क्षमता वाकई एक योद्धा के स्तर तक पहुंच सकती है जिसने अभी अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मेरे मुकाबले में नहीं हैं। डोंगटियन क्षेत्र का योद्धा स्पष्ट रूप से किन्हुओं की ताकत से थोड़ा आश्चर्यचकित था। यदि स्वर्गीय क्षेत्र या 10 दिशाओं वाले स्वर्गीय क्षेत्र का कोई साधारण योद्धा उसका सामना करता तो वह निश्चित रूप से मौत से बाल बाल बच जाता। लेकिन ये किन्हुओ शांति से पीछे हट सकता है, जो वास्तव में आसान नहीं है। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। किन्हुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जो भी आएगा वह मर जाएगा, सिर्फ तुम। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा बहुत घृणित हैं। क्या होगा यदि मुझे भी इसमें शामिल कर लिया जाए? लिंगजियो धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर चला गया। विश्व की आंख उसके सिर के ऊपर लटक रही थी और एक अजीब रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। आप तो उल्लेख के भी कम योग्य हैं। हालांकि गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने सोचा कि लिंगजियो शक्तिशाली था। वह एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी था, इसलिए वह कैसे डर सकता था। वास्तव में लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आत्मा न्याय अमरपॉट। आत्मा पासा विकसित और रूपांतरित हुआ और अंततः लिंगजियो द्वारा अपनी इच्छा और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार वर्तमान आत्मा निर्णय में परिवर्तित हो गया। यह एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान लिंगजियो ने फिर कभी लड़ने के लिए आत्मा पासा का उपयोग नहीं किया। फेनतियान, भगवान की कब्र। अब यह अमर पात्र है। आत्मा न्याय अतीत के 2 कौशलों से विकसित हुआ है और अंततः एक तीसरी क्षमता प्राप्त हुई है। फेनतियान सब कुछ जला सकता है, जो कि आत्मा की अग्नि का जलना है, अंदर से बाहर तक। भगवान की कब्र में सभी मृत प्राणियों को बुला सकता है। अमर पात्र सभी वस्तुओं की आत्माओं को एकत्रित कर सकता है और उन्हें योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक तरल में परिवर्तित कर सकता है, जिससे उनकी आत्मिक शक्ति में सुधार हो सके। विशाल लौ की हवा में लटकी हुई थी और उसकी शक्तिशाली चूषण शक्ति गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं की आत्माओं को चूसती हुई प्रतीत हो रही थी। बेशक दूसरा पक्ष गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है, हालांकि वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तियानमाई पर स्थित 10 महान गुफा स्वर्गों को संघनित करना होगा। सबसे पहले वानगवु गुफा, जिसका नाम सेओक्विंगक्सुटियन है। दूसरी वेयु गुफा, जिसका नाम देउकोंगमिंगटियन है। तीसरी जिचेंग गुफा, जिसका नाम ताइक्सुआनजोंगजेंटियन है। चौथी जिक्सुआन गुफा, जिसका नाम सेंगसुआनजेजेंटियन है। पांचवां किंगचेंग गुफा, जिसका नाम बाओक्सियनजेयुशिटियन है। छठी चिचेंग गुफा, जिसका नाम शानकिंग युपिंगशान है। सातवीं लुओफु गुफा, जिसका नाम छुमिंग्याओजेंटियन है। आठवीं जुकू गुफा, जिसका नाम जिंतनहुयांगटियन है। नौवीं लिनवु गुफा, जिसका नाम ड्रैगन भगवान युक्सुटियन है। 10वीं कुकान गुफा, जिसका नाम चेंगदेयिनिक्सुआंटियन है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी ने अभी दूसरी गुफा स्वर्ग को संघनित किया है, लेकिन ताकत भी उतनी ही मजबूत है। लिंगजियो का अमर पॉट अकेले उसे दंडित नहीं कर सकता। ये किन्हुओं के अस्तित्व का लाभ है। जब अवसर आया, किन्हुओ अचानक कूद गया और लंबा भाला एक भयानक ऊर्जा में बदल गया, पूरे शरीर की त्यान्यवान शक्ति को संघनित किया और गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा पर वार किया। ये वार एक योद्धा के मरने जैसा था। किन्हुओ के मन में कोई भटकाव नहीं था, वह तो बस गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को हराना चाहता था। क्योंकि या तो यह व्यक्ति मर गया या वे मर गए, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अत्यंत भयंकर हमले ने गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा के शरीर की रक्षा करने वाले त्यान्यवान बल को भेद दिया और उसकी छाती सीधे छेद दी गई। ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है, महत्वपूर्ण बात कि लिंगजियो ने प्रतिद्वंद्वी को वहां रोक दिया। इन 2 लोगों के लिए एक साथ खाली कल क्षेत्र के साथ दूसरे स्तर के योद्धा को मारना अपेक्षाकृत आसान है। नहीं, शरीर छिद गया और आत्मा दुख से चिल्ला उठी। अमर पात्र की भयानक चूषण शक्ति ने अवसर का लाभ उठाया और सीधे इस व्यक्ति की आत्मा को अंदर खींच लिया। इसे ले।
लिंग जियाओ ने अमर पात्र वापस ले लिया और महसूस किया कि अमर पात्र में आत्मा लगातार प्रतिरोध कर रही है। अफसोस की बात यह थी कि यह बेकार था। ये सिर्फ एक आत्मा थी और इस अमर पात्र के बंधन से बच नहीं सकती थी। तुमने आज जो कुछ हुआ उसे न देखने का नाटक किया, अन्यथा मैं तुम्हें बिना किसी दया के मार डालूंगा। ठंडी आवाज ने उन योद्धाओं को जगा दिया जो अंधेरे में छिपे हुए थे और सदमे से डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें मुंह और जीभ सूखने का एहसास हुआ तथा पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया। अभी का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। 2 तियानरेंग क्षेत्र के योद्धाओं ने मिलकर एक डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा को बड़ी आसानी से मार डाला। सबसे भयानक बात तो कि उन्होंने वास्तव में दूसरे पक्ष की आत्मा ही चूस ली। यहाँ अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है, चलो चलें। लिंग जियो का लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था और वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा अगर यह बात फैल भी गई तो दूसरे लोग केवल यही सोचेंगे कि उसके हाथ में कोई खजाना है और वे इसे आत्मा न्याय के अस्तित्व के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। आखिरकार सोल जजमेंट का विकास सोल डाइस से हुआ है और यहाँ तक कि सोल कबीले को भी इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। मुख्य बात कि यह परिवर्तन थोड़ा बहुत बड़ा है। क्या तुम दोनों उन कैद मानव दासों को खोज रहे हो? जैसे ही लिंग जियो और किन हुओ फैंग यानरान के साथ जाने वाले थे, एक आदमी जंगल से बाहर आया और सम्मानपूर्वक पूछा, आपको पता है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उन सभी गुलामों को सेना को बेच दिया गया था और शहर की दीवार बनाने के लिए सीमा तक ले जाया गया था। आदमी ने जवाब दिया, कौन सी दिशा? उत्तर की ओर, ब्लैक क्रो साम्राज्य के समीप की दिशा में। यह आपके लिए है। लिंग जियो ने लापरवाही से उस आदमी की ओर 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर फेंके और कहा, अगर कहानी सच है तो ये तुम्हारे हैं। अगर तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की तो तुमने अभी उस व्यक्ति का भाग्य देख लिया है। मैं भी एक इंसान हूँ। हालांकि मैं शेनहुआन जनजाति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर भी मेरे पास ये छोटी सी बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आदमी झुका, किन हुओ, तुम पहले उत्तर की ओर पीछा करो। मैं यानरान को किंगक्सू अकादमी वापस भेजने के बाद उसे पकड़ लूंगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, सीमा पर एक दास व्यापार अड्डा है। मुझे डर है कि सैन्य दासों को बेचने के लिए वहां भेजा जाएगा। कुछ को उत्तरी सीमा पर भेजा जा सकता है। उन्हें जीनिंग के पत्र से इस बारे में पता चला। हाल के वर्षों में अदालत ने मूल रूप से जीनिंग को नए सैनिक नहीं दिए हैं, बल्कि उसे उत्तरी रेगिस्तान की रक्षा करने के लिए कहा है, ताकि ब्लैक क्रो साम्राज्य की मदद से उसे मार दिया जा सके। ये गुलाम व्यापार अड्डा बेइमो शहर से अपेक्षाकृत दूर है और इसकी सुरक्षा आइस फीनिक्स कबीले के एक अन्य जनरल द्वारा की जाती है। वहां बेचे जाने वाले गुलामों का अंत अच्छा नहीं होगा। बोलने के बाद लिंग जियो ने किन हुओ के माथे पर थपथपाया और किन हुओ की स्मृति में एक स्पष्ट रोड मैप दिखाई दिया, जिसने किन हुओ को आश्चर्यचकित कर दिया। अब जब मैं चुने हुए पुत्र को जान गया हूं तो मैं पहला कदम उठाऊंगा। किन हुओ हवा में उछलकर उड़ गया। लिंग जियो ने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की और सीधे किंगक्सू अकादमी लौट आया। फैंग यानरान को फैंग की ज्ञान को सौंपने के बाद उसने किन हुओ का पीछा करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लिंग जियो ने किन हुओ को पकड़ लिया। इससे फ्लाइंग जनरल किन हुओ को झटका लगा। उसे फ्लाइंग जनरल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके पास अद्भुत शारीरिक कौशल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो उसे इतनी आसानी से पकड़ लेगा। अपनी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में उसे थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यदि आप ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो आपको भविष्य में पछतावा नहीं होगा। चुने हुए बेटे, मैंने अभी यहाँ के लोगों से पूछा। ये सच है कि गुलामों का एक समूह यहाँ भेजा गया था, लेकिन उन्हें 1 दिन पहले जहाज पर भेजा गया था। कहा जाता है कि वे पिक्सियू द्वीप जा रहे थे, जो 7 वुजोंग द्वीपों में से एक है। किन हुओ ने असहाय होकर कहा, पिक्सियू द्वीप, ये नाम दिलचस्प है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह उसका पीछा करने के बाद भी उसने उन लोगों को वापस जाते हुए देखा। चुने हुए बेटे, ये दिलचस्प नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पिक्सियू केवल प्रवेश कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता। मैंने इसके बारे में भी पूछताछ की है। कोई भी व्यक्ति जो पिक्सियू द्वीप पर गया, चाहे वे दास हो या अन्य योद्धा, कभी वापस नहीं आया। किन हुओ ने चिंतित होकर कहा, ठीक है, सबसे पहले अब मुझे चुना हुआ बच्चे मत कहो। अब से मुझे बस लिंग जियो या भाई लिंग कहो, ताकि दूसरों को शक न हो। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी योद्धा स्वेच्छा से उस पिक्सियू द्वीप पर क्यों जाएगा? लिंग जियाओ ने पूछा। मैंने इसके बारे में भी पूछा है।
अफवाह है कि पिक्सियो द्वीप खजानों से समृद्ध है, विशेष रूप से त्यानयुवान क्रिस्टल जो स्वर्गीय क्षेत्र और गुफा स्वर्ग क्षेत्र दोनों में उपयोग किए जा सकते हैं। किन्हुओ ने उत्तर दिया, इस तरह का त्यानयुवान क्रिस्टल एक आध्यात्मिक पत्थर नहीं है, न ही यह एक अमृत है। ये त्यानयुवान शक्ति को संघनित करके बनाया गया एक बहुत ही विशेष क्रिस्टल है। विनिर्माण विधि अज्ञात है, लेकिन इसका खेती में सुधार पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए तभी बड़ी संख्या में योद्धा साहसिक कार्यों पर जाएंगे। बेशक मैं त्यानयुवान क्रिस्टल के बारे में जानता हूँ। ये अनंत दिव्य गोली सूत्र में भी दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि यिन यान क्षेत्र के योद्धा भी इस तरह के क्रिस्टल को खुद से परिष्कृत नहीं कर सकते। इस पिक्सियो द्वीप ने ये कैसे किया? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और कुछ देर तक सोचा, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाया, इसलिए उसने पूछा, वे लोग जाने के बाद कभी वापस नहीं आए? ऐसे लोग भी हैं जो वापस आ गए हैं, लेकिन वे लोग बहुत कम हैं और उनकी खेती में बहुत सुधार हुआ है और उन्होंने बहुत सारे खजाने भी प्राप्त किए हैं। किन्हुओ ने उत्तर दिया, लिंग जियाओ के आने से पहले ही उसने यहाँ की स्थिति के बारे में सब कुछ पूछ लिया था। वह पहले तो अकेले ही पिक्सियो द्वीप के लिए निकलना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि लिंग जियाओ इतनी जल्दी आ जाएगा। लगता है हमें पिक्सियो द्वीप जाना होगा। चलो घाट पर चलते हैं। यद्यपि पिक्सियो द्वीप दिव्य फीनिक्स महाद्वीप से बहुत दूर नहीं है, फिर भी वहां तक हवाई जहाज से जाना लगभग असंभव है, जब तक कि आप नाव से न जाएं। लिंग जियाओ के पास चांदनी का खजाना जहाज है, लेकिन वह उसे आसानी से नहीं लेना चाहता। अगर वह वाकई जहाज किराए पर नहीं ले सकता, तो उसे इस्तेमाल करने में देर नहीं हुई है। हाँ, दोनों पास के घाट पर गए और पाया कि वह बहुत समृद्ध था, लगभग एक मध्यम आकार के शहर के बाजार जैसा। यहाँ न केवल बड़ी संख्या में व्यापारी अपना माल बेच रहे हैं, बल्कि जहाज खुलने के इंतजार में घाट पर कई योद्धा भी मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा कठपुतली जहाज घाट पर खड़ा है। अनुमान है कि इसमें हजारों लोगों को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस विशालकाय जहाज पर एक झंडा लटका हुआ है और उस पर पिक्सियो की छवि बनी हुई है। पूछने की जरूरत नहीं है, ये पिक्सियो द्वीप का जहाज होगा। यहाँ लिंग जियाओ को जो बात चौंका गई वह ये थी कि लगभग सभी योद्धा स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर थे और वास्तव में उनके बीच कुछ डोंटियन क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे। ऐसा लगता है कि पिक्सियो द्वीप खतरनाक होने के बावजूद बहुत आकर्षक भी है, अन्यथा इतने सारे लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे। भाई लिंग, वहां देखो, वहां बिक्री के लिए त्यानयुवान क्रिस्टल पत्थर हैं। किन्हुओ ने एक स्टॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वास्तव में त्यानयुवान क्रिस्टल मिल गया। मूल रूप से लिंग जियाओ ने सोचा था कि ये तथाकथित त्यानयुवान क्रिस्टल लोगों को धोखा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ पहचान के बाद उन्होंने पाया कि वे वास्तव में असली थे। त्यानयुवान क्रिस्टल का ये टुकड़ा कितने निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का है? लिंग जियाओ ने पूछा। वैसे भी इस समय विशालकाय जहाज अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वे स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों पहले कभी यहाँ नहीं आए होंगे। कोई आश्चर्य नहीं, आपने त्यानयुवान क्रिस्टल की कीमतीता के बारे में सुना होगा। एक निम्न श्रेणी के त्यानयुवान क्रिस्टल का प्रभाव एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर के 1,00,000 युआन के बराबर होता है। टाइम्स, यदि आपको मध्यम श्रेणी के त्यानयुवान क्रिस्टल खरीदने की आवश्यकता है, तो आपको 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। एक उच्च श्रेणी के त्यानयुवान क्रिस्टल के लिए 1 अरब निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि लिंग जियाओ भी इस भयानक कीमत को वहन नहीं कर सकता था, साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि त्यानयुवान क्रिस्टल वास्तव में कीमती है। हालांकि केवल स्वर्गीय क्षेत्र और गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा ही इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कम ग्रेड त्यानयुवान क्रिस्टल बनाने के लिए संसार क्षेत्र के योद्धा की आवश्यकता होती है। जहां तक मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के त्यानयुवान क्रिस्टल की बात है, तो उन्हें केवल मानव शक्ति द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। उन्हें विशेष परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे एक निम्न श्रेणी का त्यानयुवान क्रिस्टल स्टोन दीजिए। लिंग जियाओ और अधिक खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक टुकड़ा खरीदा क्योंकि वह उसका अध्ययन करना चाहता था। किन्हुओ, चलो नाव का टिकट खरीदते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि पिक्सियो द्वीप पर क्या रहस्य है। जिस क्षण लिंग जियाओ ने त्यानयुवान क्रिस्टल को छुआ, उसने अपना मन बना लिया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इस बार वह उन गुलामों को बचाने जा रहा था। भले ही उसका यह उद्देश्य न भी हो,
फिर भी उसे तियानेयुआन क्रिस्टल की खातिर एक सफलता हासिल करनी ही थी। अब खेती करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंसानों को उन लोगों द्वारा अपमानित और परेशान होते देखकर उसे नहीं पता था कि एक दिन वह भी ऐसा बन जाएगा। वह ऐसा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसे सब कुछ बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और इसके लिए ताकत की आवश्यकता है। तुम दोनों पिक्सियो द्वीप जाना चाहते हो? विशाल जहाज के कप्तान ने लिंग जियो और किन हुओ को देखा और पूछा। अच्छा, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा वहां मुफ्त में जा सकते हैं। आधे कदम की गुफा स्वर्ग के योद्धाओं को 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का शिपिंग शुल्क देना होगा। साधना के अगले स्तर के लिए शुल्क 2 गुना हो जाता है। कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या ये दूसरों के दुर्भाग्य का फायदा उठाना नहीं है? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगर उसने इस तरह से गणना की तो किन हुओ को ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसे केवल 20,000 कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन वह यितियातियन क्षेत्र में केवल एक योद्धा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा की जरूरत थी। 10 मिलियन से अधिक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। स्पिरिट स्टोन के बिना मत जाओ, कप्तान ने शांति से कहा। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, किन हुओ, बस जाओ और मैं खुद इसका पता लगा लूंगा। लिंग जियाओ स्थिति का फायदा उठाने की इस स्पष्ट हरकत को स्वीकार नहीं कर सका। उसके पास घुसने का एक रास्ता था। किन हुओ ने टिकट खरीदा और जहाज पर चढ़ गया। लिंग जियो ने एक एकांत स्थान पाया, सीधे छाया कवच का इस्तेमाल किया, फिर अपनी सारी आभा को नियंत्रित किया, भीड़ में घुल-मिल गया और नाव पर चढ़ गया। जब तक वह नाव पर चढ़ता है, दूसरा पक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाज पर चढ़ने के बाद लिंग जियो ने इसके बारे में पूछताछ की और पता चला कि वास्तव में जब तक वह स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर का योद्धा है, उसे पिक्सियो द्वीप जाने के लिए नाव शुल्क के रूप में केवल 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना होगा। कैप्टन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि वह एक अजनबी था। वह बस उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर लिंग जियो अपने दिल में उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारे पास बुरी योजनाएं हैं, लेकिन मेरे पास चतुर योजनाएं हैं। आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लिंग जियो ने जहाज पर एक एकांत स्थान पाया और पहले प्राप्त किए गए तियानेयुआन क्रिस्टल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तियानेयुआन क्रिस्टल, वास्तव में स्पष्ट रूप से कहें तो तियानेयुआन बल को क्रिस्टल के आकार में संपीड़ित किया गया है, इसलिए ये सबसे शुद्ध ऊर्जा क्रिस्टल है, जो स्पिरिट स्टोन से भी अधिक शुद्ध है। यह अफसोस की बात है कि इस तरह का क्रिस्टल प्रकृति में मौजूद नहीं है। आमतौर पर केवल एक शक्तिशाली योद्धा की मृत्यु के बाद तियानेयुआन क्रिस्टल के उत्पादन की बहुत कम संभावना होती है। फिर पुनर्जन्म क्षेत्र में योद्धा हैं जो निम्न श्रेणी के तियानेयुआन क्रिस्टल बना सकते हैं। शुद्ध तियानेयुआन क्रिस्टल को बहुत अधिक रूपांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, इसे सीधे आपके स्वयं के उपयोग के लिए तियानमाई में एकीकृत किया जा सकता है। इसीलिए यह इतना महंगा है। लिंग जियाओ ने अपनी साधना को स्वर्ग की प्रथम पंक्ति के अंतिम चरण से स्वर्ग की प्रथम पंक्ति के शिखर तक आगे बढ़ाने के लिए केवल निम्न श्रेणी के तियानेयुआन क्रिस्टल का उपयोग किया। इस गति ने उसे अचंभित कर दिया। भले ही आप तियानेयुआन पैगोडा में अभ्यास करें, भले ही आप तियानलिंग गोली का उपयोग करें, आपकी गति इतनी तेज नहीं हो सकती। ये क्षण 1/4 घंटा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि पिक्सियो द्वीप की यह यात्रा वास्तव में सही है। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने अभी और तियानेयुआन क्रिस्टल क्यों नहीं खरीदे। इस समय जहाज तूफान के सागर को चीरता हुआ पिक्सियो द्वीप की ओर बढ़ रहा है। जहाज बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत तेज है। कहा जाता है कि यह 1 घंटे में पहुंच सकता है। लिंग जियो इसके लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। पिक्सियो द्वीप पर कितने तियानेयुआन क्रिस्टल होंगे? ये वाकई रोमांचक है। तियानेयुआन क्रिस्टल को परिष्कृत करने के बाद लिंग जियो को थोड़ा ऊब महसूस हुआ, इसलिए वह नाव के चारों ओर घूमने लगा। अचानक एक परिचित व्यक्ति उसके सामने आया, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। लिंग मेई। वह ये बात स्वीकार करने में थोड़ा डर रहा था। आज की लिंग मेई एक ठंडी और महान आभा बिखेरती है, बिल्कुल एक महिला हत्यारे की तरह, एक देवी हत्यारी जो चाकू की नोक पर चलती है। सुंदर चेहरा, पहले से अधिक परिपक्व। लड़की कोने में झुकी हुई थी और हाथ में खंजर लेकर इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी और उसने लापरवाही से ऊपर देखा। ये दृष्टि आश्चर्य और उत्साह से भरी थी और उसके हाथ में खंजर लगभग जमीन पर गिर गया। मालिक! ये चीख सुनकर कई लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। यह महिला वहां बैठी थी।
हालांकि वह सुंदर और सुडौल थी, लेकिन वह एक हत्यारे की तरह दिख रही थी। लगभग किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कई योद्धा जो खुद को महान समझते थे, बातचीत करने के लिए आगे आए, लेकिन महिलाओं ने उन्हें अनदेखा कर दिया। लेकिन वे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर इस स्तर की सुंदरता नाराज भी है, तो यह अच्छा होगा कि वह उसे डांटे भी। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी महान और ठंडी महिला वास्तव में एक तुच्छ व्यक्ति के पास जाएगी और चिल्लाएगी, मास्टर। इससे वे और नाराज हो गए। वे अपमानित महसूस करते हैं। ताकत या रूप की दृष्टि से उस लड़के से बुरा और क्या हो सकता है। हालांकि लिंग जियो ने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और लेंग मेई को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। ये सचमुच आप ही हैं। 1 साल से अधिक समय से आप कैसे हैं? लिंग जियाओ वास्तव में थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। उसने मूल रूप से युहुआ संप्रदाय के डेथ कैन्यन में लेंग मेई की तलाश करने से पहले अपनी साधना के मजबूत होने तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से इतनी सारी चीजें घटित हुई कि उसे अपनी साधना में सुधार करने के लिए दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आना पड़ा। हालांकि दोनों महाद्वीप एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन उन्हें एक तूफानी महासागर ने अलग कर दिया था। उसने सोचा कि वह लंबे समय तक लेंग मेई को नहीं देख पाएगा। मुझे यहाँ अचानक मिलने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से मैं अभ्यास कर रहा था। जब मैं बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जब मैंने सुना कि गुरुदेव आप दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर आ गए हैं, तो मैंने आपका पीछा किया। दोनों ने एक दूसरे को जाने दिया और लेंग मेई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बैठो और बात करो। लिंग जियो ने एक साफ जगह ढूंढी, लेंग मेई का हाथ लिया और बैठ गया। आपको मुझे खोजने के लिए इंपीरियल सिटी जाना चाहिए। आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ आते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसने रास्ते में मेरी बहुत मदद की। उसने कहा कि वह पिक्सियो द्वीप जा रहा है। मुझे पता चला कि वहाँ बहुत खतरा है, इसलिए मैं उसका एहसान चुकाना चाहता था। उसके बाद मैं मालिक को खोजने के लिए इंपीरियल सिटी गया। लेंग मेई ने समझाया, ओह, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मुझे उसका ठीक से शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया, जिमिन, ये वही गुरु है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। लिंग जियाओ। लेंग मेई ने भीड़ की तरफ देखा और अंदर से एक युवक बाहर आया। वह लगभग 35 या 6 साल का लग रहा था और उसकी साधना सिक्सियांटियन के शिखर पर थी। यदि आप 30 वर्ष की आयु में हैं और साधना के इस स्तर तक पहुंच गए हैं, तो आपको प्रतिभाशाली माना जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से सुपर प्रतिभाशाली नहीं। आखिरकार लिंग जियो जैसा राक्षस 16 साल की उम्र से पहले ही युतियानतियान के शिखर स्तर पर पहुंच गया था और वह जल्द ही उसे पकड़ लेगा। मैंने सोचा था कि वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन वह उससे अधिक कुछ नहीं है। तुम, लेंग मेई, ऐसे व्यक्ति को अपना स्वामी कैसे मान सकती हो? जिमिन बो ने उपहास किया। मैं तुम्हें अपने स्वामी का अपमान नहीं करने दूंगा। लेंग मेई का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। कोई बात नहीं लेंग मेई, मेरी वर्तमान साधना का स्तर वास्तव में थोड़ा कम है, लेकिन आप पहले से ही मुझसे बहुत बेहतर हैं। अगर जिमिन बो कोई और होता, तो लिंग जियाओ उसे बहुत पहले थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन आखिरकार इस व्यक्ति ने लेंग मेई की मदद की थी और वह आभारी था, इसलिए उसने सिर्फ ये दिखावा किया कि उसने पहले जो कहा था उसे उसने नहीं सुना था। गुरु, मैंने उस घाटी में कुछ साहसिक कार्य किए थे, लेकिन फिर भी मेरी साधना का स्तर केवल 4 प्रतीक स्वर्ग के मध्य चरण में है। लेंग मेई ने विनम्रता से कहा। दुनिया की नज़र से लिंग जियाओ देख सकता था कि लेंग मेई के शरीर में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा छिपी हुई थी। यह ऊर्जा ठीक वैसी ही थी जैसी अतीत में युहुआ संप्रदाय की मृत्यु घाटी में आभा थी। ऐसा लगता है कि लेंग मेई को किसी गुरु ने इतनी जल्दी अपनी साधना सुधारने की शिक्षा दी होगी। योद्धाओं के बीच कम समय में अपने साधना स्तर को सुधारने का एक तरीका है। वह है दूसरे योद्धा द्वारा दीक्षा के माध्यम से अपनी सारी आंतरिक शक्ति को दूसरे व्यक्ति में ईमानदारी से स्थानांतरित करना। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बाल बाल बच निकलना संभव है, लेकिन सफलता की संभावना केवल 30 से 40% ही है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। इसके अलावा दीक्षा के बाद अधिकांश आंतरिक ऊर्जा सील हो जाएगी। आखिरकार योद्धा के शरीर के लिए इसे झेलना मुश्किल है, जिसे कौशल सिखाया गया है। लेंग मेई को इस व्यक्ति के कौशल को पूरी तरह से अपने कौशल में बदलने में काफी समय लगेगा, लेकिन लिंग जियाओ उसके लिए बहुत खुश थी। वह वास्तव में भाग्यशाली थी कि दीक्षा सफल रही। मैं अपने लिए भी खुश हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा विश्वास पात्र मिला।
जिमिन, क्या ये वही लेंग मेई है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? हुन्फ, उसकी खेती खराब नहीं है, लेकिन वह इतना ठंडा क्यों है? जो व्यक्ति बोल रहा था वह दिखने में काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन लेंग मेई की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे थी। संभवतः उसका जिमेनबो के साथ कोई करीबी रिश्ता है, अन्यथा वही ईर्ष्या नहीं करता। वे लेंग मेई मेरी दोस्त है, आप ऐसा नहीं कह सकते। जिमेनबो को लेंग मेई में दिलचस्पी थी, इसलिए वह लिंग जियाओ से दुश्मनी करने लगा। उसी समय जब वे ने लेंग मेई को डांटा तो वह उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। यह अफसोस की बात है कि फूलों में भावनाएं होती हैं लेकिन पानी में कोई इरादा नहीं होता। भले ही आप अपने सारे विचार दूसरों पर डाल दें, लेकिन हो सकता है कि उन्हें आपकी परवाह न हो। कई वे ने ठंडी सांस ली और उदास होकर कहा, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिमेनबो ने ठंडे स्वर में कहा और फिर लेंग जियाओ को देखा और कहा, आप लेंग मेई के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि 15 या 16 साल की उम्र में स्वर्ग की पहली पंक्ति के शिखर पर पहुंचना वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसे एक सुपर जीनियस माना जाता है, लेकिन प्रतिभा केवल क्षमता ही होती है। आपकी ताकत के साथ पिक्सी द्वीप पर जाना मरने के समान है, और लेंग मेई की रक्षा करना और भी असंभव है। उन्होंने यह बात बहुत सीधे तौर पर कही। लेंग जियो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है और फिर भी हंस का मांस खाना चाहता है। हाँ, आपके के लिए धन्यवाद भाई जिमेन, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता। लेंग जियाओ बस मंद मंद मुस्कुराया। यद्यपि वह 4 हाथियों के स्वर्ग के साधना स्तर वाले योद्धाओं के बराबर नहीं है, लेकिन यह मत भूलिए कि उसके शरीर में अभी भी 8 दिंग मानव राजा की शक्ति है। और तितली लड़की, वह 10 दिशाओं के स्वर्ग के योद्धा किन्हुओं से भी घिरा हुआ है। जिमेनबो, जो केवल 4 प्रतीकों स्वर्ग के शिखर पर था, वास्तव में उनके द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जिमेनबो लिंग जियाओ को भगाना चाहता था ताकि वह लेंग मेई का पीछा करने का अवसर ले सके। उसने रास्ते में अपना शिष्टाचार दिखाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि लेंग मेई ने हमेशा उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। आखिरकार उसे अकेले रहने का एक और मौका मिला। वह अभी भी सोच रहा था कि लेंग मेई को कैसे अपना दीवाना बनाए, लेकिन कौन जानता था कि लिंग जियो अचानक बीच रास्ते में आ जाएगा। इससे वह बहुत दुखी हुआ। वह बच्चा, मेरा भाई जिमेन सही कह रहा है, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। अगर तुम चले गए तो तुम बोझ बन जाओगे। तुम्हारे लिए मेरे बगल में एक अनुयायी बनकर रहना बेहतर है। शायद मैं अभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकूं। कई वे ने ऐसे चिल्लाया जैसे वह गुस्से में हो। कई वे अपने मध्य बिस्वा दशा में है और उसका साधना स्तर 6 के प्रारंभिक चरण में है। हालांकि यह लेंग मेई और जिमेनबो जितना अच्छा नहीं है, ये लेंग जियाओ की तुलना में बहुत अधिक है। उसने जो कहा उसका मतलब बिल्कुल साफ था। अगर लेंग मेई उसका आदमी चुराना चाहती तो वह लेंग मेई का आदमी चुरा लेती। बेशक ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य अभी भी जिमेनबो का पीछा करना है, क्योंकि उसकी राय में जिमेनबो हर चीज में लिंग जियाओ से बेहतर है, और यही वह है जो वह एक मानक पति के बारे में सोचती है। तुम्हारी के लिए धन्यवाद लड़की। यह अफसोस की बात है कि मेरा स्वभाव हमेशा से ही खराब रहा है और मैं दूसरों की सलाह सुनना पसंद नहीं करता। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप दोनों एक पल के लिए जा सकते हैं? लेंग मेई और मुझे निजी तौर पर कुछ कहना है, और आपके लिए यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है। माफ करना भाई जिमेन, लेंग मेई ने यह भी कहा। हालांकि जिमेनबो बहुत असंतुष्ट था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि लेंग मेई की उसके बारे में छवि और खराब हो जाए। एक तरफ चलते हुए कई वे ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा, भाई जिमेन, आपको अपना मन बदले हुए कितना समय हो गया है? आपको वास्तव में उस महिला से प्यार हो गया था? जिमेनबो ने अचानक कई वे को अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, तुम और मैं बचपन से डेटिंग कर रहे हैं। मैं उसे कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ? वह महिला बस मेरे शिकार की एक वस्तु है। उसके शरीर में एक शक्ति है जो मेरे दिल को हिला देती है। असली? कई वे ने संदेह से पूछा। बेशक ये सच है। उस शक्ति के साथ मैं जिमेनबोबियन गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तोड़ सकता हूँ, और यहाँ तक कि यिन और यांग क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता हूँ। तब तक मैं जुबान क्षेत्र पर हावी हो जाऊंगा। ये कितना राजसी होगा। वे तुम मेरी सबसे प्रिय महिला हो, जिमेनबो ने उत्साह से कहा। भाई जिमेन, आप निश्चित रूप से वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब से आप बच्चे थे मैंने आपको कभी असफल होते नहीं देखा।
कई वे की आंखें चमक रही थीं और वह पूरी तरह से प्यार में थी। एक महिला को उन लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए जो उसे खुश करते हैं, और सभी महिलाएं यह आशा करती हैं कि उनके पुरुष अपने क्षेत्र में शीर्ष पर रहें, दूर दूर तक प्रसिद्ध हों और यहाँ तक कि इतिहास में अपना नाम भी छोड़ जाएं। यह मनुष्य की महिमा है और यह उनकी भी महिमा है। कई वे स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है, लेकिन भाई जिमीन, उस महिला का साधना स्तर आपसे ज्यादा खराब नहीं है और उसके पास वह आदमी भी है जो उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए सफल होना आसान नहीं है। जिमेनबो के असली उद्देश्य को जानने के बाद कई वे स्वाभाविक रूप से अब ईर्ष्या नहीं करेगा। वह बच्चा कुछ भी नहीं है, उसका जिक्र करने लायक भी नहीं है। जहां तक लेंग मेई की बात है, हालांकि उसका साधना स्तर मुझसे बहुत अलग नहीं है, लेकिन उसकी नींव बहुत खराब है। ये स्पष्ट है कि उसने दूसरों से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की है। मेरे सामने भी उसका साधना स्तर वैसा ही है, कुछ भी नहीं। जिमेनबो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। कई वे ने बार बार सिर हिलाया। भाई जिमिन के पास वास्तव में एक योजना है, वह बहुत बढ़िया है। यदि आपको वे की मदद की जरूरत है तो बस पूछे। वे वास्तव में भाई जिमिन को एक दिन जुबान दायरे के शीर्ष पर पहुंचते देखना चाहता है। धन्यवाद वे। जिमेनबो ने कई वे को कसकर गले लगाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ औरत, ये सच है कि मैं लेंग मेई के शरीर में शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन रूप और स्वभाव के मामले में तुम किसी भी तरह से लेंग मेई की तुलना नहीं कर सकती। मैं न केवल उस महिला की शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, बल्कि उसका शरीर भी। जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, यदि तुम आज्ञाकारी हो तो तुम अभी भी मेरे पास रह सकती हो और दासी बन सकती हो, अन्यथा तुम्हारे जीवित रहने का कोई अवसर नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से कई वे के लिए ये जानना असंभव है कि जिमेनबो क्या सोच रही है। यह मासूम और शातिर लड़की अभी भी अपने सपनों के सपने देख रही है। हम सभी उतरने के लिए तैयार हैं। लगभग 1 घंटे बाद जहाज पर हॉर्न बजा और उसके बाद कप्तान की आवाज सुनाई दी। लिंग जियो और अन्य लोग केबिन से बाहर चले गए और यहाँ से वे पिक्सियो द्वीप की पूरी तस्वीर देख सकते थे। ये द्वीप इतना छोटा है कि एक नज़र में इसके किनारे तक पहुंचना कठिन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह 7 वुज़ोंग द्वीपों में से एक बनने के योग्य है। ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य और ब्लैक क्रो साम्राज्य के बराबर की शक्ति है। सुनो, पिक्सियो द्वीप एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आपको बिना अनुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 5 तत्व स्वर्ग और उससे ऊपर के साधना स्तर वाले योद्धा वहां जाने के लिए पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोग केवल समुद्र के नीचे तस्करी चैनलों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। एक बार जब आप समुद्र में चले जाते हैं तो सब कुछ मेरी आज्ञा के अधीन होना चाहिए। बोलने वाला व्यक्ति कैप्टन के बगल में खड़ा पहला साथी था। इस व्यक्ति का साधना स्तर बहुत मजबूत नहीं है, केवल जिमेनबो के बराबर है, और वह 4 प्रतीक स्वर्गों में एक शिखर योद्धा है। उनके पीछे आने वाले कुछ लोग तीनों प्रतिभाओं के शिखर पर थे और उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन 5 तत्व स्वर्ग से ऊपर के साधना स्तर वाले योद्धाओं को उनके पहचान पत्र मिल गए हैं और वे द्वीप पर उतर गए हैं। किन्हुओ भी लिंग जियाओ के सुझाव पर चले गए। सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित करना भी एक अच्छा विकल्प है, जिससे उन सैनिकों को शीघ्रता से ढूंढने में मदद मिलेगी जिन्हें यहाँ गुलाम बनने के लिए बेचा गया था। इससे तियानेयुआन क्रिस्टल के रहस्य का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। वे सब चले गए, अब हमारी बारी है न? अगर ये तस्करी का जरिया भी है तो भी ठीक है, जब तक कि इससे हमारी जान नहीं जाती, अन्यथा अगर इसका मतलब मौत भी हो तो भी हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। वक्ता 4 प्रतीकों वाले स्वर्ग से आया एक शीर्ष योद्धा था। शेष योद्धाओं में ये व्यक्ति और जिमेनबो 4 प्रतीक स्वर्गों के शिखर पर पहुंच गए हैं और बाकी सभी उन दोनों की तरह अच्छे नहीं हैं। बेशक तुम नहीं मरोगे जब तक तुम बेवकूफ़ी भरी हरकतें नहीं करोगे। पहले साथी ने ठंडे स्वर में कहा, चलो चले, देर हो रही है। तस्करी वाला चैनल नियमित चैनल से कहीं अधिक खतरनाक है। जितनी जल्दी हो सके पिक्सियो द्वीप में प्रवेश करना सुरक्षित है। बोलने के बाद पहला साथी पलटा और नाव से उतरकर पिक्सियो द्वीप की दूसरी दिशा की ओर उड़ चला। यद्यपि दिव्य क्षेत्र साधना वाले योद्धाओं के लिए उड़ना अभी भी कठिन है, लेकिन 10 या सैकड़ों मीटर की दूरी तक उड़ना अब कोई समस्या नहीं है। चलो हम भी चलें। लिंग जियो ने लेंग मेई की ओर देखा और फिर उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद सभी लोग किनारे पर आ गए। पहले साथी ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा,
यहाँ पानी का प्रवाह सीधे पिक्सियो द्वीप के अंदरूनी हिस्से तक जा सकता है, लेकिन आपको रास्ते में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब तक हर कोई इधर उधर नहीं भागता और टीम का बारीकी से पालन नहीं करता, तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, अन्यथा अगर आप मर जाते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मेरे पास आओ, हम मरना नहीं चाहते। इस बार जो लोग आएंगे वे सभी त्यानेवान क्रिस्टल प्राप्त करना चाहते हैं और कोई भी व्यर्थ मरने को तैयार नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे पहले अधिकारी की बात सुनेंगे। ज़िमेनबो ने लेंग मेई की ओर देखा और कहा, लेंग मेई, आपके स्वामी इतने मजबूत नहीं हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इस समय लिंगजियो के प्रति ज़िमेनबो का रवैया थोड़ा बेहतर था। ऐसा नहीं है कि उसने लिंगजियो के बारे में अपना विचार बदल दिया है, वह सिर्फ लिंगजियो और लेंग मेई का उपयोग अपनी दोस्ती को और बढ़ाने के लिए करना चाहता है। भाई ज़िमेन की सराहना की जाती है, लेकिन खतरा सभी के लिए समान है। भाई ज़िमेन, बस अपना ख्याल रखना और मैं ठीक हो जाऊंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? क्या तुम नहीं बता सकते कि भाई ज़िमेन तुम्हारी मदद करना चाहता है? तय वेई ने थोड़ा नाखुश होकर कहा। लिंग जियाओ ने उपहास किया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह ज़िमेनबो के विचारों को किसी और से बेहतर समझ सकता था। आखिरकार अनुभव के मामले में, हालांकि वह युवा है, ये देखा जा सकता है कि उसने बहुत अनुभव किया है। यह ज़िमेनबो एक दयालु व्यक्ति नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह आदमी क्या करना चाहता है, लेकिन सावधान रहना उचित है। साइमन, मैं अपने स्वामी की रक्षा करूंगा, लेंग मेई ने बीच में कहा। स्वाभाविक रूप से वह लिंगजियो का सामना करना चाहती थी। हाँ, 10,000 से मत डरो, बस जो होगा उससे डरो। अगर कुछ हो गया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ज़िमेनबो हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह इसे ज्यादा नहीं करना चाहता था। अब वह जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था, वह ये थी कि उथले समुद्र में प्रवेश करने के बाद वास्तव में क्या खतरा होगा। उस स्थिति में उसे मेधावी सेवा करने का अवसर मिलेगा। उस समय आप एक नज़र में बता सकते हैं कि कौन पोता है और कौन नायक है। क्या आपको अभी भी डर है कि लेंग मेई के मन में उसके लिए भावनाएं नहीं होंगी? कहावत तो है, नवसुंदरियां नायकों से प्रेम करती हैं। लिंगजियो ने ज़िमेनबो को हल्के से देखा, ये सोचकर कि इस आदमी को कुछ भी अति नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को बता देगा कि डर क्या है। यद्यपि किन्हू अब उसके साथ नहीं थी, फिर भी उसके पास ज़िमेन को बिना किसी दफन स्थान के मौत से लड़ने के लिए मजबूर करने के कई तरीके थे। पानी में उतर जाओ, पहला साथी और उसके बगल में खड़े 2 आदमी पहले पानी में कूद पड़े। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया। पानी में प्रवेश करने के बाद लिंगजियो ने पाया कि एक बहुत बड़ा मार्ग कृत्रिम रूप से बनाया गया था। यदि कोई जहाज भी प्रवेश कर जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। अब लोगों के लिए पैदल चलना कोई समस्या नहीं है। पहले साथी ने जिस खतरे का उल्लेख किया था वह शीघ्र ही सामने आ गया। हालांकि यह एक उथला समुद्र है, फिर भी यहाँ कई क्रूर समुद्री जीव रहते हैं। इतने सारे योद्धाओं ने एक ही समय में समुद्र में तैरते हुए यहाँ रहने वाले उथले समुद्री मॉनिटर छिपकलियों को तुरंत चिंतित कर दिया। यद्यपि ये विशालकाय छिपकलियां बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, फिर भी उनके पास शक्तिशाली निर्वहन क्षमताएं हैं और उनके हमलों की अधिकतम शक्ति 3 प्रतिभा क्षेत्र में एक योद्धा को आसानी से बिजली से मारने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि सिक्सियांग टियन के शीर्ष योद्धा भी घायल हो जाएंगे। इसके अलावा 1 से अधिक विशालकाय छिपकलियां हैं और आमतौर पर नर और मादा दोनों एक ही समय में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि 4 हाथी स्वर्ग के शीर्ष योद्धा भी एक का सामना करते हुए मौत से बाल बाल बच जाते हैं। सावधान रहो, जितना हो सके घूमो, इस आदमी को मत भड़काओ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले साथी ने शांति से कहा। आखिरकार समुद्री जल बिजली का संचालन कर सकता है। एक बार जब विशालकाय छिपकली बिजली छोड़ती है तो आसपास के सभी योद्धाओं को नुकसान होगा। जिस चीज से भी तुम डरते हो उसे मार डालो। इस उथले समुद्र की मॉनिटर छिपकली की त्वचा चमड़े के कवच बनाने के लिए एक अच्छी सामग्री है और इसका कोर अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक अच्छी सामग्री है। अगर तुम डरते हो तो बस एक तरफ छिप जाओ। आखिरकार अपनी ताकत दिखाने का मौका आ ही गया। ज़िमेनबो इसे कैसे छोड़ सकता था? यद्यपि 2 उथले समुद्री विशालकाय छिपकलियां बहुत खतरनाक हैं, साधारण 4 प्रतीक स्वर्ग शिखर योद्धा आसानी से मारे जाएंगे यदि वे उनसे मुठभेड़ करते हैं। लेकिन वह ज़िमेनबो एक साधारण फोर्जियांग शिखर योद्धा नहीं है। उसकी ताकत कई लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह अब इसे दिखाने जा रहा था।
इससे पहले कि पहला साथी उसे रोक पाता, ज़िमिनबो पहले ही बाहर कूद चुका था। बेवकूफ, किसी ने गुप्त रूप से श्राप दिया। अगर आपके पास ताकत है तो उसे यहाँ बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग दूर दूर छिप गए। हालांकि कर्ट से पूरी तरह बचना नामुमकिन था, लेकिन दूरी जितनी ज्यादा होगी, कर्ट की ताकत उतनी ही कम होगी। इससे कम से कम उन्हें गंभीर चोट से तो बचाया जा सकता था। सिजल, दोनों विशालकाय छिपकलियों ने देखा कि ज़िमिनबो उनकी ओर तेजी से आ रहा है, और उनकी विशाल आंखों से अचानक एक शक्तिशाली और भयानक आभा फूट पड़ी। एक भयंकर प्रकाश चमक उठा। वे यहाँ बड़े आराम से सो रहे थे, लेकिन यह मूर्ख मनुष्य उन्हें परेशान करने के लिए यहाँ आने पर अड़ा रहा, जिससे वे बहुत क्रोधित हो गए। दो जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की, और क्यों न तुम मर जाओ। ज़िमिनबो ने व्यंग्य करते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। यह एक परी खजाना होना चाहिए। इस तलवार से एक अजीब बर्फीली आभा निकलती है, जो पास के समुद्र के पानी को जमा देती प्रतीत होती है। समुद्री जल में बर्फ आधारित हथियारों का उपयोग। उसने क्या सोचा? कुछ लोग इस दृश्य को असमंजस की दृष्टि से देख रहे थे। हर कोई जानता है कि बर्फ प्रकार के हथियार आसानी से समुद्री पानी को जमा सकते हैं, इसलिए मार्शल आर्ट अनिवार्य रूप से सुचारू रूप से प्रदर्शन करने में असमर्थ होंगे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि ज़िमिनबो ने ऐसा करने का साहस किया। बेशक वे नहीं जानते थे कि ज़िमिनबो ने जो किया वह सिर्फ दिखावा था। वह सिर्फ लेंग मेई को दिखाना चाहता था कि वह सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी दो उथले समुद्री मॉनिटर छिपकलियों को आसानी से मार सकता है। ज़ज़ज़ज़ज़ज़ चटचटाहट। जब दो उथले समुद्री मॉनिटर छिपकलियों ने ज़िमिनबो को अपनी तलवार खींचते देखा, तो वे स्पष्ट रूप से और भी अधिक क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने एक ही समय में अपने विशाल मुंह खोले और भयानक बिजली छिड़क दी। बिजली तेजी से समुद्र के पानी से उड़ी और ज़िमिनबो पर गिर पड़ी, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। शेष धारा फैल गई, जिससे निम्न साधना स्तर वाले कई योद्धा बदसूरत दिखने लगे। बाहर बह रही धारा बहुत भयानक है। ज़िमिनबो पर हमला करने वाली धारा कितनी तेज है। लियांग यितियन साधना वाले एक योद्धा ने भावुक होकर आह भरी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि अगर उसका सामना उथले समुद्री मॉनिटर छिपकली से हुआ, भले ही वह सिर्फ उथले समुद्री मॉनिटर छिपकली ही क्यों न हो, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि ज़िमिनबो का प्रदर्शन बहुत मजबूत था। बस अपनी मृत्यु स्वीकार करो। घने बादलों और बिजली की चमक का सामना करते हुए ज़िमिनबो ने बिल्कुल भी रुका नहीं। उसने अपने हाथ में बर्फ की विशेषता वाली तलवार निकाली, जिससे उसके सामने एक विशाल बर्फ की ढाल बन गई। बर्फ की ढाल ने बिजली के हमले को रोक दिया। जब सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने ये चाल कितनी अच्छी तरह से निभाई, तो उससे भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। बर्फ की ढाल के बगल में समुद्र के पानी में अचानक एक छोटा सा बर्फ का निशान दिखाई दिया, और फिर बिजली की गति से विशालकाय छिपकलियों में से एक की ओर बढ़ा। बर्फ सांप का डंक। बर्फ का कांटा, जो वास्तव में एक लंबे सांप जैसा था, उथली समुद्री मॉनिटर छिपकली के सिर में घुस गया। समुद्र का पानी तुरंत ही रक्त लाल हो गया, और मादा शलोसी मॉनिटर को ज़िमिनबो ने एक ही झटके में मार डाला। शेष बचे नर उथले समुद्री मॉनिटरों ने गुस्से से हमला कर दिया। दुर्भाग्य से इस समय इसकी कम बुद्धि के कारण ये पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था, और इसके यादृच्छिक हमलों को ज़िमिनबो बिल्कुल भी नहीं मिला। जब ज़िमिनबो फिर से प्रकट हुआ, तो वह उथले समुद्री मॉनिटर के सिर पर खड़ा था, और उसने अपनी लंबी तलवार से उस पर वार किया। नर उथले समुद्री मॉनिटर ने उदास होकर दहाड़ लगाए और अंततः छटपटाते हुए मर गया। ये दिलचस्प है, ये बच्चा बहुत ताकतवर है। भीड़ में 4 प्रतीकों वाले स्वर का एक और शीर्ष योद्धा चुपके से हंसा। इन लोगों के बीच उसके पास मेरे जैसी ही साधना है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लड़ने की शक्ति मुझसे भी बदतर नहीं होगी। वह वास्तव में युवा और होनहार है। ये व्यक्ति ज़िमिनबो से बहुत बड़ा है, और यह अनुमान लगाया जाता है कि वह 100 साल से अधिक पुराना होना चाहिए। वह थोड़ा मनहूस है, और वह उस तरह का आदमी है जिसे एक नज़र में देखा जा सकता है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है। ज़िमिनबो को 2 उथली समुद्री विशालकाय छिपकलियों को आसानी से हराते हुए देखकर कई वेई ने लिंग जियाओ और लिंग मेई को बड़े गर्व से देखा और कहा, देखो, यह मेरे भाई ज़िमिन की ताकत है। हालांकि भाई ज़िमिन केवल 4 प्रतीकों के स्वर्ग के शिखर पर है, फिर भी वह डरता नहीं है, भले ही उसका सामना 5 तत्वों के स्वर्ग के योद्धा से हो। उसका अनुसरण करो और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। उनकी राय में
ज़िमेनबो वास्तव में 4 प्रतीकों स्वर्ग के औसत शिखर योद्धा से अधिक मजबूत है, लेकिन उसने जिन कुछ प्रतिभाओं को देखा है उनकी तुलना में वह अभी भी काफी अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए वह रक्त कंकाल जो उसके साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि लिंग जियो उस आदमी से बहुत नाखुश था, लेकिन वह आदमी निश्चित रूप से उसी साधना के तहत ज़िमेनबो से बहुत अधिक शक्तिशाली था। क्या मैंने सही सुना? आप तो प्रथम श्रेणी के स्वर्ग में एक उच्च कोटि के योद्धा हैं। आपको मेरे भाई ज़िमेन का इस तरह मूल्यांकन करने का आत्मविश्वास किसने दिया? तय वे बहुत दुखी था। लिंग जियाओ नाम का ये लड़का अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये तो समुद्र में पाई जाने वाली एक छिपकली है, इतना डरने की क्या बात है, इसे मार डालो। लंबी तलवार को एक तरफ रखते हुए ज़िमेनबो संतुष्ट था और बहुत गर्व से बोला। यद्यपि इस व्यक्ति के कार्य लोगों को असहज कर देते हैं, फिर भी उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं है। ये सही है, सिक्सेयांगटियन के चरम साधना स्तर के साथ 2 उथले समुद्री विशाल छिपकलियों को हराना और उन्हें इतनी आसानी से हराना कठिन है। समान साधना स्तर वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल है। एक ही साधना स्तर के साथ बहुत सारे कारक हैं जो युद्ध प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं, जिसमें आत्मा और शरीर की ताकत, मार्शल आर्ट का स्तर आदि शामिल हैं। यह ज़िमेनबो निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। यद्यपि अधिकांश भीड़ ने उथले समुद्री मॉनिटर छिपकली को उकसाने के लिए ज़िमेनबो के प्रति असंतोष व्यक्त किया, लेकिन उन सभी ने ज़िमेनबो की ताकत के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। एक मजबूत व्यक्ति होता है और वह जहां भी जाएगा लोग उसका सम्मान करेंगे। अंदर बहुत सी सुंदर महिलाएं थीं, सभी की आंखें आलू के आकार की थीं। वे ज़िमेनबो को मुग्ध भाव से देख रही थीं, मानो वे चाहती हों कि यह आदमी उनका प्रेमी बन जाए। अब जब इस भाई ने उथले समुद्री मॉनिटर छिपकली को साफ कर दिया है, तो चलो आगे बढ़ें। पहले साथी ने ज़िमेनबो को हल्के से देखा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, लेकिन ये जल्दी ही गुजर गई और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टीम आगे बढ़ती रही और ऐसा लग रहा था कि भीड़ को पिछली लड़ाई के कारण पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल से राहत मिल गई है। ज़िमेनबो चर्चा का विषय बन गए, लगभग एक नायक की तरह। वह केवल अपने 30वें दशक में है और उसकी साधना और शक्ति इस समूह के लोगों में सबसे ऊपर है। वह स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। ज़िमेनबो ने लिंग जियाओ और लेंग मेई को देखा, मानो वह उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव देखना चाहता हो, लेकिन वह निराश हो गया। हालांकि लिंग जियाओ और लेंग मेई बात कर रहे थे, लेकिन जिस विषय पर उन्होंने चर्चा की थी उसका उससे कोई लेना देना नहीं था और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे कि वे कुछ निजी विषयों पर चर्चा कर रहे हों। इससे वह और भी दुखी हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि लेंग मेई को लिंग जियो से प्यार क्यों हो गया, जबकि वह इतना चमकदार था। मूल रूप से उसने लेंग मेई के करीब आने के लिए लिंग जियो का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि लिंग जियो निश्चित रूप से उसके और लेंग मेई के बीच एक परेशानी थी। यदि लिंग जियो को बाहर नहीं किया गया, तो उसके पास लेंग मेई के साथ अकेले रहने का कोई मौका नहीं होगा। सभी लोग सावधान रहें। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने गंतव्य तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक हमारे सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। पहले तो सभी ने सोचा कि यह कोई रोशनी है, लेकिन जब उन्होंने पहले साथी की चीख सुनी तो सभी को एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक डर जोंक थी। तथाकथित भय जोंक और साधारण जोंक के बीच अंतर कि वे आकार में बड़ी होती हैं। प्रत्येक जोंक एक वयस्क चूहे के आकार की होती है और उनकी रक्त चूसने की क्षमता भयानक होती है। सबसे भयावह बात कि यह लगभग एक पल में एक स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा के शरीर की रक्षा करने वाली त्यागवान शक्ति को पूरी तरह से भेद सकता है और फिर योद्धा के शरीर में प्रवेश कर योद्धा की सभी आंतरिक ऊर्जा और रक्त को चूस सकता है। बेशक अगर वहां सिर्फ 1 या 2 जोंक हैं, तो वे ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। मुख्य बात कि ये 1 या 2 नहीं, बल्कि हजारों का एक समूह है जो एक अजीब धात्विक चमक के साथ घनीभूत है। ये पैमाना सिक्सेयांगटियन के स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए एक आपदा है। यहाँ तक कि जो लोग 4 हाथी स्वर्गों के साधक हैं, उनकी भी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो सकती है। मौका। जब ज़िमेनबो ने इन डरपोकों को देखा, तो वह सुखद आश्चर्य महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी ताकत के साथ वह इन भयानक जोकों के झुंडों से बेहद सावधान था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि लिंग जियो केवल प्रथम श्रेणी के साधना स्तर वाला योद्धा था। हालांकि दर्जोक का शरीर बहुत नर्म होता है और आसानी से टूट सकता है, लेकिन इस जीव की एक सबसे बड़ी विशेषता कि इसे मारना कठिन है। जब तक एक भी शव बचा रहेगा, शहर जल्द ही कई छोटे छोटे भय के जोकों में बन जाएगा, जो समान रूप से डरावने होंगे। इसलिए
सामान्य परिस्थितियों में स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा ऐसे प्राणियों का सामना करते समय उनसे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ज़िमेनबो ने आगे बढ़ने की पहल की। लेंग मेई के सामने खड़े हो गए और सही ढंग से कहा, लेंग मेई, मैं यहाँ हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीम का नेतृत्व करने वाले पहले साथी ने उत्सुकता से भंडारण रिंग से कुछ निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि यह एक निर्माण पत्थर है और लेंग जियो इस तरह की चीजों से बहुत परिचित था। निर्माण पत्थर को बाहर फेंके जाने के बाद एक अजीब भंवर का निर्माण हुआ। अधिकांश भयग्रस्त जोंक सीधे भंवर में खींच लिए गए, लेकिन भय फैलाने वाले जोंकों की गति अभी भी बहुत अधिक थी और उनमें से कई अभी भी भंवर से बच निकले और भीड़ को मार डाला। आह! पलक झपकते ही दर्जनों सैकड़ों योद्धा मारे गए। ये सभी मृत योद्धा सूखे किशमिश के समान मुरझाए हुए थे। ज़िमेनबो लेंग मेई के सामने खड़ा था और जब भयभीत जोंक उसके पास आया तो वह अचानक रास्ते से हट गया, लेंग मेई को पकड़ लिया और लेंग मेई के साथ भागने के लिए तैयार हो गया। बड़ी संख्या में दर्द जोंक लेंग जियो को मार डालें। चलो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। सौभाग्य से वह इस समय प्रदर्शन करना नहीं भूला और बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। भाई लिंग, आपको भी भाग जाना चाहिए। लेकिन उसके मुंह के कोने पर उभरी व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति ने उसे पूरी तरह से धोखा दे दिया। यह आदमी वास्तव में लिंग जियो को मरना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा क्रूर तरीका निकाला। लेकिन जिस बात ने उसे क्रोधित किया वह थी, लेंग मेई ने नहीं छोड़ा। वह अकेले जीने की बजाय लिंग जियो से लड़ते हुए मरना पसंद करेगी। उसके पीछे एक सुंदर बेर का फूल खिल गया, जो अनगिनत पंखुड़ियों में बदल गया और उड़ गया। बेर के फूल के हमले में बड़ी संख्या में डरपोक जोंक गिर गए, और एक बार इन पंखुड़ियों द्वारा हमला किए जाने पर ये डर जोंक तुरंत सड़ जाएंगे और मर जाएंगे और उनके पुनर्जीवित होने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये देखकर ज़िमेनबो को थोड़ा गुस्सा आया और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। लेंग मेई को गुस्सा इस बात पर आता है कि भले ही लेंग मेई ऐसी है, फिर भी वह लिंग जियो के साथ मरना चाहती है। आश्चर्य की बात कि लेंग मेई की ताकत वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन ये ठीक है, लेंग मेई में इतनी ताकत है, बेहतर होगा कि वह न मरे जब तक लिंग जियाओ मर जाता है। यह अफसोस की बात है कि जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसका जबड़ा लगभग उसके मुंह से बाहर आ गया। लिंग जियाओ बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और उसका शरीर वास्तव में एक अजीब सी लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। जब भी कोई जोंक इस रोशनी को छूता तो वह तुरंत झुलस जाता और फिर राख में बदल जाता। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों भयग्रस्त जोंक अपने ही जाल में मर गए। यह एक पतंगे के समान है जो आग की लपटों में उड़कर स्वयं को नष्ट कर लेता है। अरे यार, मैंने सचमुच इस बच्चे को कम आंका था। लेंग मेई से घृणा करने के लिए ज़िमेन ने जो शातिर योजना बनाई थी वह एक पल में विफल हो गई, जिससे वह घृणा से भर गया। भाई ज़िमेन, वह लिंग जियाओ जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगता है। उसके शरीर पर लगी रोशनी अजीब है। तय वेई ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं बनाया गया हूँ। ज़िमेनबो ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कुछ अजीब कौशल है। साधना के मामले में वह मुझसे बहुत अलग है और कोई रास्ता नहीं है कि वह मेरा प्रतिद्वंद्वी हो सके। अपने बचाव के साथ, हालांकि वह डर को रोक सकता है, लेकिन जोंक मेरे लिए कमजोर हैं। पहले साथी द्वारा फेंके गए पत्थर से उत्पन्न भंवर बड़ा होता गया और अंततः सभी भय जोंकों को निगल गया। अन्य योद्धाओं द्वारा मारे गए भय जोंकों के साथ जोंकों की यह विशाल सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है। क्या यह अभी का निर्माण पत्थर है? लिंग जियो पूछे बिना नहीं रह सका। ओह, ये व्यक्ति एक विशेषज्ञ है। वह वास्तव में गठन पत्थर को पहचानता है। हाँ, यह विशेष रूप से दर्जोंक से निपटने के लिए उपयोग किया जाता है। हम अक्सर इस रास्ते से जाते हैं। अगर हमारे पास खुद को बचाने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती तो हम इन राक्षसों द्वारा बहुत पहले ही मारे गए होते। पहले साथी ने मुस्कुराते हुए समझाया, लेकिन चिंता मत करो, हर कोई जोंक के इस डर को पार करने के बाद कोई अन्य खतरा नहीं होगा। इसके बाद हम पिक्सियो द्वीप के अंदरूनी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। हम त्यानयुवान क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी संबंधित क्षमताओं पर निर्भर करता है। सभी लोग थोड़े निराश और हताश थे। आखिरकार इस मुठभेड़ में करीब 100 लोग मारे गए थे। ये सभी स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं। त्यानलोग महाद्वीप में स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा एक संप्रदाय के आंतरिक बुजुर्ग होते हैं। यद्यपि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर दिव्य क्षेत्र के योद्धा उतने मूल्यवान नहीं हैं, फिर भी एक साथ इतने सारे लोगों को खोना हृदय विदारक है। ये काफी डरावना भी है।
लेकिन पहले साथी की बातें सुनने के बाद सभी लोग फिर से उत्साहित हो गए। अनेक कठिनाइयों से गुजरने के बाद अंततः कुछ हासिल करने का समय आ गया है। गुरुजी, कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर से चलते समय लिंग मेई ने अपनी आवाज कम की और लिंग जियाओ से बात की। ठीक है, सामान्य ज्ञान के अनुसार पहले साथी को संरचना पत्थर को बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भागने में पूरी तरह सक्षम है। अगर ये लोग यहाँ मर जाते हैं तो उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। सभी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन सभी को सुरक्षित रूप से अंदर ले आओ। आखिरकार तस्करी के दौरान लोगों का मरना सामान्य बात है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि यह थोड़ा अजीब है। उन्होंने हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए ही स्वर्ग और उससे ऊपर के 5 तत्वों की साधना करने वाले योद्धाओं को हमसे अलग कर दिया है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? लिंग मेई ने पूछा। मेरे पीछे आओ, हमें तलवारों के पहाड़ों और आग के समुद्रों से लड़ना है। आखिरकार हम सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं और हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह एक जाल है। कृपया बाद में मेरे पीछे आओ। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसका समाधान ढूंढूंगा। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। हालांकि इस समय लिंगजियो का साधना स्तर लिंग मेई जितना अच्छा नहीं था, लिंग मेई को लगा कि लिंगजियो के शब्द बहुत विश्वसनीय थे और लगा कि लिंगजियो के साथ रहना बहुत सुरक्षित होगा। हाँ मास्टर, लिंग मेई ने सिर हिलाया। और वह ज़िमेन बो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। अगर मैं उसे मार दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है न? लिंग जियो ने अचानक पूछा। जब ज़िमेन बो ने उसके खिलाफ साजिश रची थी तब उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि वह लिंग मेई को सम्मान देना चाहता था। ये सच है कि ज़िमेन बो ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने पहले ही उन सभी एहसानों का बदला चुका दिया है जो चुकाए जाने चाहिए। अगर वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं निश्चित रूप से उसे अपने हाथों से मार दूंगा। यदि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। लिंग मेई ने गंभीरता से कहा, जब तक तुम ये कहते हो चलते रहो और इस बार उसे जाने दो। अगर वह अगली बार भी जिद करेगा तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। लिंग जियो लिंग मेई को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ी देर बाद आगे वाली टीम रुक गई। हम अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, पहले साथी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। यहाँ से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने एक कृत्रिम जल चैनल है। इस जल चैनल के जरिए आप एक इमारत में प्रवेश कर सकते हैं। ये पिक्सिल द्वीप है या नहीं, यह अज्ञात है। नजदीकी से पीछा करो और अलग मत हो जाओ। पहला साथी पहले खाई में घुसा। हालांकि पीछे वाले लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे। जोको के डर को देखते हुए, जो उन्होंने पहले भी झेला था, वापस लौटना असंभव था। बस अपने भाग्य को स्वीकार करो। अधिकांश लोगों ने अनुसरण किया। हालांकि कुछ लोग अधिक चालाक थे और कुछ अनहोनी के डर से टीम के अंत तक चले गए। जैसे कि लिंगजियो, जैसे कि वह मनहूस बूढ़ा आदमी। खाई में घुसते ही लिंगजियो को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। ये निश्चित रूप से एक जाल था, एक बड़ा जाल, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि नहर का प्रवेश द्वार दरअसल एक बड़ी संरचना का प्रवेश द्वार था। एक बार जब वह अंदर चला गया तो वह कभी भी मूल रास्ते से वापस नहीं आ सकेगा। इतना ही नहीं, प्राचीन वातावरण से भरी इस इमारत में वास्तव में अनगिनत डरावने जादुई घेरे और संरचनाएं हैं जिन्हें लिंगजियो भी नहीं देख सकता है। ऐसी जगह से बाहर निकलना सचमुच बहुत मुश्किल है। ये पिक्सिल द्वीप बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है कि वे वास्तव में धोखा खा गए थे। लिंग मेई, सावधान रहो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लिंगजियो ने लिंग मेई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर कुछ भी हुआ तो वह तुरंत भाग जाएगा और कभी कोई जोखिम नहीं लेगा। आखिरकार जीवन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लिंग मेई का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और लिंगजियो के पीछे चली गई। ज़िमेन बो की नसें उजागर हो गई और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, यह आपका कमीशन है। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक धातु का कवच पहने एक योद्धा दिखाई दिया। यह आदमी ज्यादा ताकतवर नहीं था और वह सिक्सियांगटियन के शिखर पर भी था, लेकिन योद्धाओं के इस समूह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके शब्द प्रथम साथी और 3 अन्य लोगों को सुनाए गए और उसने भंडारण वलय से कुछ आध्यात्मिक पत्थर भी स्थानांतरित किए। पिक्सिल द्वीप के लोग वास्तव में खुशमिजाज हैं। हम भविष्य में भी योद्धाओं को यहाँ लाते रहेंगे। अलविदा। पहले साथी और अन्य 2 ने उपहास किया और अपने पीछे खड़े योद्धाओं की ओर उपहासपूर्ण भाव प्रदर्शित करते हुए देखा। क्या चल रहा है?
कुछ लोग अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि जो दृश्य उन्होंने अपने सामने देखा उसका क्या मतलब है। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? हमें भी उन गुलामों की तरह बेच दिया गया था, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? लिंग जियाओ के याद दिलाने के बाद सभी एक के बाद एक जाग गए। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें वास्तव में कड़ी मेहनत करने के लिए बेचा गया था। वे उन योद्धाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे जो 5 तत्व स्वर के स्तर से ऊपर थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इन योद्धाओं का चयन किया जो 5 तत्व स्वर के स्तर से नीचे थे। ये कैसी तस्करी का माध्यम है, इसे तो बस बेचा गया। हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया। अब से तुम पिक्सियो द्वीप के गुलाम होगे। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, अन्यथा तुम कभी जीवित नहीं बच पाओगे। कवचधारी योद्धा जोर से हंसा। अलविदा तुम मूर्खों के झुंड। पहला साथी सबकी ओर मुस्कुराया, फिर मुड़कर चला गया। जहां भी जाओ अपना जीवन पीछे छोड़ दो। हालांकि वह बूढ़ा आदमी दुखी दिख रहा था, लेकिन इन योद्धाओं के बीच उसकी ताकत कम नहीं थी। जब उसने ये सुना तो वह तुरंत बाहर निकल गया और पहले साथी को बचाने की कोशिश करने लगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, आपको किसी न किसी का समर्थन तो मिलना ही चाहिए और आप इस तरह का नुकसान सहन नहीं कर सकते। टकराना। अप्रत्याशित रूप से जब वह बाहर भागा तो धातु कवच पहने योद्धा ने उसे मुक्का मार दिया। उसी खेती के स्तर के साथ उसे बुरी तरह से पीटा गया। उस कवच में कुछ अजीब बात है। इसे आधुनिक योद्धाओं द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए था। इस पर प्राचीन काल के दैवीय शिलालेख हैं। ये संभवतः युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम है। आखिरकार लिंग जियो एक फॉर्मेशन मास्टर है और फॉर्मेशन और संरचनाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अरे, मैं अब बुराई में विश्वास नहीं करता। चलो साथ चलते हैं, हम इस कुतिया को नहीं मार सकते। बाकी योद्धा नाराज थे। हालांकि उनकी ताकत उस बेचारे बूढ़े आदमी जितनी नहीं थी, लेकिन वे बेहतर थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या थी। वे एकमात्र 4 ज़ियांगटियन शिखर योद्धा से भयभीत नहीं हो सकते थे।